हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज में आज है 18th लेक्चर। ऑब्वियसली इससे पहले 17th लेक्चर्स हो चुके हैं। आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और उन्हें देख लीजिए। ठीक है, आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस। द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए, आज है पार्लियामेंट का फोर्थ पार्ट, मतलब कि जो संसद को मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके वन लाइनर फॉर्म में जो आपको डिस्कस कर रहा था फॉर योर एग्जाम्स, आज उसी का चौथा भाग है, उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर 1 पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन। देखिए, फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं खाद्य मिलावट को, तो खाद्य मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। वह बनाया गया था 54 में, 1954 में। याद रखिएगा वन लाइनर में। नेक्स्ट, आपको पता होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, मतलब कि जो नागरिक अधिकार जो होते हैं, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा देने वाला एक कानून बना था 1955 में। इसे याद जरूर रखिएगा, सन याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी पूछ लिया जाता है, इवन इन द लॉ एग्जाम्स। ठीक है, तो यहां पर बात यह हो रही है कि नागरिक अधिकारों के अधिनियम जो था, जो कि 1955 में बनाया गया था, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के लिए 1955 में जो कानून बनाया गया था, वह जितने भी उसके अंदर जो सजा के प्रावधान है, उसके अंदर इस एक्ट के द्वारा सजा के जितने भी प्रावधान है, वह सारे कॉग्निजेबल, मतलब कि संज्ञेय व समरीली ट्रायबल होते हैं, मतलब कि कोर्ट में उनका ट्रायल हो सकता है। और यह कानून संपूर्ण भारत में लागू होता है, संपूर्ण भारत में लागू होता है। ओके, नेक्स्ट, इसी कानून के बारे में बात है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। देखिए, इसके अंदर जितने भी अपराध होते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध होते हैं, उनका जो ट्रायल होता है, तो कैसे जज के सामने होता है, तो याद रखिएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब कि प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। लॉ के स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं। वन लाइनर में मैं सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स से बोलना चाहूंगा कि आप इसे याद रखिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज। देखिए, आपको पता होगा कि कंपनीज के द्वारा कुछ अपराध कर दिए जाते हैं, मतलब कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके अंडर? इसी सिविल राइट्स एक्ट, जो भी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में जो कानून बनाया गया है 1955, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए नागरिकों के अधिकारों का कोई भी वायलेशन हुआ है, तो उनके लिए नागरिक किसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, या उन जो अधिकार वायलेट हुए हैं, जो राइट्स को वायलेट किया गया है नागरिकों के, उनके पीछे, उनको सुरक्षा देने के पीछे कंपनी की तरफ से कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सचिव हो सकता है, मतलब कि निदेशक हो सकता है, मैनेजर मतलब प्रबंधक हो सकता है, सेक्रेटरी मतलब सचिव हो सकता है। इन तीनों पोस्ट में से, इन तीनों डेजिग्नेशन में से कोई भी अगर कंपनी के द्वारा गड़बड़ की जाती है किसी के अधिकारों के साथ, तो वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट वन लाइनर है, 1955 में आया, इसे बोलते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया, इसे बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। सती प्रिवेंशन एक्ट, सती प्रथा निषेध कानून 1987 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 26 अक्टूबर 2006, मतलब कि महिलाओं के बारे में आपने सुना होगा, घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के से घर में बहुत हिंसाएं होती हैं, उन हिंसाओं से महिलाओं को बचाने के लिए कानून आया। कब? 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू। देखिए, जो ग्राहक होते हैं उनको एक शक्ति प्रदान होती है। वो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कहीं से भी कोई भी चीज़ ले रहे हैं, स्पेशली फॉर फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ें, तो उनको ये अधिकार है कि वह चाहें तो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। वो टेस्टिंग या किसी भी चीज़ के लिए सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। यह ग्राहकों का एक अपना अधिकार होता है, उन्हें यह शक्ति मिली हुई होती है। नेक्स्ट, देखिए, अगर कोई भी ग्राहक है, कोई भी कंज्यूमर है, और वह किसी का ऑब्वियस है कोई प्रोडक्ट वगैरह खा के, पी के, या किसी भी वजह से, किसी भी गलत तरीके से किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई, मतलब वह मर गया, तो याद रखिएगा कि उसके बिहाफ पर ग्राहक मंच, जो कंज्यूमर फोरम होता है, जहां पर शिकायत की जाती है उस कंपनी के खिलाफ या उस ब्रांड के खिलाफ जिसके कंज्यूम करने पर या जिसकी वजह से उस कंज्यूमर की मौत हुई है, तो उस मरे हुए कंज्यूमर ग्राहक के बिहाफ पर उसकी तरफ से उसका वैध, मतलब कि कानूनी उत्तराधिकारी एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट,
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मतलब कि आपराधिक जनजातीय एक अधिनियम था, वो पहली बार बना था 1871 में। इसे ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, डायरेक्टली वन लाइनर में याद रखिएगा। एक बात और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई रीड फॉर यू, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 केम इनटू फोर्स ऑन 30th जनवरी 1990। इस डेट को याद रखिएगा। इस दिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लागू किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। ओके, तो इसे याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखिएगा और इसकी सन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ जो भी अत्याचार होते हैं उनके निवारण के लिए जो अधिनियम है 1989 का, इसमें अगर कोई भी रूल बनाना है तो इसके लिए केंद्र सरकार के पास शक्तियां मौजूद हैं, केंद्र सरकार बना सकती है। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए इसी SC एंड ST, मतलब इसी को मैं एब्रिविएट कर रहा हूं, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये वही एक्ट है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, इसको शॉर्ट में कर दिया है। अगर इस एक्ट के द्वारा किसी भी लोक सेवक अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट को गुनहगार पाया जाता है तो उसको कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है। कितनी होती है? 1 साल की सजा कम से कम होती ही होती है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए इसी एक्ट में SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, मतलब कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत मान लीजिए राज्य सरकार को आपको पता होगा कि हर स्टेट में जिले में सेशन कोर्ट होती हैं, ठीक है। तो अगर सेशन कोर्ट को एक विशेष कोर्ट में बदलना है जिसके के अंदर इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के अंदर की कार्रवाई की जाए, तो यह कब हो सकता है? अगर राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, मतलब कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ सहमति बनाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य सरकार के साथ सहमत होते हैं, तो ऐसे केस में राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी केस को ट्राई करने के लिए विशेष न्यायालय को सेशन कोर्ट को, सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर नहीं आया है तो डोंट वरी, आप व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसी की बात चल रही है। इज ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SCs एंड STs बेस्ड ऑन, देखिए जो ये कानून बनाया गया है, ये स्पेशली SC और ST के लिए बनाया गया है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। लेकिन ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि संरक्षण दिया जाने वाला संरक्षित भेदभाव। मतलब कि एक ऐसा कानून बनाया गया है कि इसका सिद्धांत ये है कि किसी के साथ जो भेदभाव होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, उसको रोकना है। इसीलिए यह कानून बनाया गया है SC और ST के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट, अंडर द SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यही वाला एक्ट है। इसमें याद रखिएगा, इस एक्ट के सेक्शन 18 धारा 18 के अंतर्गत इसमें अंतरिम जमानत को बार कर दिया गया है, मतलब कि अंतरिम जमानत नहीं मिलती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी एक्ट में, मतलब कि SC एंड ST एक्ट जो चल रहा है 1989 का, इसी एक्ट में मान लीजिए कि किसी को दोषी पाया जाता है तो किसी भी तरीके का अगर कोई सामूहिक फाइन मतलब कलेक्टिव फाइन किसे बोलते हैं? फाइन बोलते हैं। अगर किसी पे दंड स्वरूप कोई अमाउंट लगा दिया जाता है, पैसे का अमाउंट लगा दिया जाता है दंड स्वरूप, तो उसको बोलते हैं सामूहिक रूप से फाइन। तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के अंदर अगर दोषी पाया जाता है कोई, तो उस पर कलेक्टिव फाइन, सामूहिक रूप से आर्थिक दंड सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी मामला आता है तो कोर्ट यह अनुमान लगा सकती है कि पीड़ित पक्ष को बहकाया गया है, उकसाया गया है, या उसके खिलाफ जो भी गलत किया गया है वह एक इरादतन किया गया है, मतलब इरादतन जानबूझ करके उसको बहकाया या उकसाया गया है। कोर्ट इनिशियली शुरुआत में यह अनुमान लगा के चल सकती है। अगर इस एक्ट के द्वारा किसी भी पीड़ित पक्ष को लाया जाता है तो कोर्ट इतना अनुमान लगा के चलती है कि इनको बहकाया गया है या इरादतन इनको परेशान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी एक्ट में मतलब कि SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एक बार इसे फिर हिंदी में बोल देता हूं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके बारे में हमारे देश की इंडियन पीनल कोड, सबने सुना होगा, भारतीय दंड संहिता में
सेक्शन 6 मतलब कि धारा 6 में भी कुछ प्रोविजंस के बारे में व्याख्या की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए इस एक्ट के द्वारा अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जब भी बात आएगी, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी केस आया है, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन डिप्टी एसपी से कम रैंक का कोई अधिकारी नहीं कर सकता, मतलब कि इंस्पेक्टर वगैरह नहीं कर सकता, डिप्टी एसपी या इससे ऊपर का अधिकारी कर सकता है। मेक अ पॉइंट ऑफ इट, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा ये वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि स्पेशल कोर्ट जो होती है, विशेष न्यायालय जो होता है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी केस को ट्राई कर रहा है तो उसमें कलेक्टिव फाइन मतलब कि सामूहिक रूप से आर्थिक दंड विशेष न्यायालय नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, पहले ही डिस्कस कर लिया है, राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है। नेक्स्ट यहां पर फिर वही एक्ट है, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। देखिए इसके अंदर क्या क्या पावर्स हैं जो कि विशेष न्यायालय को दी गई हैं। अगर इसके अंदर कोई भी केस ट्रायल पर है तो विशेष न्यायालय को क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर्स मिली हुई हैं। नंबर 1, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ कन्विक्ट ऑफ एन ऑफेंस। अगर मान लीजिए अपराध के लिए जिसको भी सजा सुनाई गई है उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द एरिया हु इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। ऐसा इंसान जिस पर पूरा अनुमान है कि यह क्राइम कर सकता है उसको उस जगह से ही तड़ी पार कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि उसको बाहर निकाल दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया गया, ये वही है। अगर किसी पर भी अनुमान लगाया जाता है कि यह क्राइम कर सकता है तो उसको बाहर भेज दिया जाता है, अगर इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर आरोप लगे हैं तो। और एक और बात यह होती है कि जिस पर भी अनुमान है कि यह क्राइम कर सकता है, ठीक है, या क्राइम किया है, उसका मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ, उसका फोटो और उसका पूरा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका नाप, ये पुलिस स्पेशल कोर्ट मतलब इसके आदेश दे सकती है, स्पेशल कोर्ट इसके लिए प्रावधान कर सकती है, ठीक है। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं SC एंड ST एक्ट के बारे में 1989 का, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इसमें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सेशन कोर्ट को अगर राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के साथ, उनकी सहमति के साथ सेशन कोर्ट को एक विशेष न्यायालय में कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रायल के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, यह इसलिए किया जाता है, इसका पर्पस ये होता है कि वह केस जल्दी सुनवाई हो, उस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और उस केस को खत्म किया जाए और जस्टिस दिया जाए, इसलिए उसे विशेष न्यायालय में बदला जाता है। अगर मान लीजिए स्पीडी ट्रायल की जरूरत ही नहीं है तो वो सेशन कोर्ट ही बढ़िया थी। तो स्पेशल कोर्ट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है कि इसके अंदर जो भी केस चल रहा है उसका स्पीडी ट्रायल हो, मतलब कि जल्दी से जल्दी उसका केस निपटाया जाए, उसकी सुनवाई की जाए और जजमेंट दिया जाए। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूल 1995, ठीक है, यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय नियम 1995 के अंतर्गत इसमें एक धारा है। वह कौन सी धारा है जिसने कि मतलब इस एक्ट में, इस वाले रूल में 1995 के जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बोला, इसके अंदर एक धारा दी गई है, सेक्शन दिया गया है, जिसके द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति की स्थापना की जानी होती है। वह धारा कौन सी है, वह धारा है 17, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ने, सरकार ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पेशा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेशा एक्ट, ये अधिनियम 1996 में बनाया, 1996 में बनाया। इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो इसके मूल उद्देश्य थे कि सबसे पहले स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस देना, दूसरा रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, मतलब कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड एरियाज में, शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं उनके अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके परंपरागत अधिकारों को मान्यता देना। एंड नेक्स्ट टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि वहां के जो जनजातीय लोग हैं उनको शोषण से बचाना, उनको किससे बचाना, शोषण से बचाना, ठीक है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पेशा एक्ट बनाया गया 1996 में सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपने RTI का नाम सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट संसद में जब ये पास हो गया था, इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति जी ने इसे मंजूरी दी थी 15 जून 2005 को। याद रखिएगा इस डेट को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट RTI एक्ट 2005, मतलब कि सूचना का अधिकार 2005 हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या क्या डिफाइन करता है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए इसमें जो प्रोविजंस हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक है कि मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। इस एक्ट के द्वारा
मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। और एक चीज ये भी है, मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है, या मतलब जितने भी उसमें और भी सूचना आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का या 65 साल की उम्र प्राप्त करने तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, या तो 5 साल उसके पूरे हो जाए या 5 साल पूरे होने से पहले 65 साल की उम्र पूरी हो जाए, तो ऑटोमेटिक वह रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इतना कार्यकाल उनका होता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे और बढ़ते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज रिलेटेड टू, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किससे रिलेटेड है? नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी था, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है, किससे रिलेटेड है? ये बात कहां से उठी थी? नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। देखिए सूचना का अधिकार जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं 2005 का, इसको बनाने का पर्पज क्या था? पर्पज यही था कि जो भी हमारे देश के नौकरशाह होते हैं, शाही नौकर, यानी कि आप जनरल लैंग्वेज में समझिए सरकार के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सिविल ऑफिसर्स और भी सरकारी ऑफिसर्स के जितने भी जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं, उन सब के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना को जागृत करना, उनको उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनको अपने उत्तरदायित्वों के प्रति मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझना। ठीक है, तो इस अधिकार का यही पर्पज था। और नेक्स्ट पॉइंट में इसी जो अधिकार का, जो सूचना का अधिकार है 2005 का, इसका यह भी इंटेंशन था, इसका यह भी इरादा था, या इसका यह भी उद्देश्य था कि जो आम पब्लिक होती है, उनको अगर कोई भी सरकारी ऑफिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको उन सरकारी ऑफिस तक कनेक्ट करने की कोशिश की गई। मतलब कि आम इंसान की पहुंच को सरकारी ऑफिस तक कनेक्ट करना, जिससे कि वह वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकें। ठीक है, इसके लिए भी यह जो सूचना का अधिकार है इनेक्ट किया गया, इसका यह भी उद्देश्य रहा है। देखिए आरटीआई के बारे में एक बात जरूर कही गई है कि एक हाईकोर्ट ने, जो कि मद्रास हाईकोर्ट है, मैं अभी बता देता हूं आपको, मद्रास हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें बोला था कि राइट टू इंफॉर्मेशन का आप यूज कर सकते हैं, सूचना का अधिकार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो आपको उसका पर्पस भी बताना चाहिए कि आप उस चीज को, उससे रिलेटेड सूचना के अधिकार को क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जनरली अगर हम पॉलिटिक्स में ना होते हुए या एक जिम्मेदार पद पर ना होते हुए आम इंसान की भाषा बोलें, तो ये बात सही है कि जब भी कोई राइट होता है तो राइट के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ये जो राइट दिया गया है तो उसका मिसयूज करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर, जिसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है, कोई भी संबंध किसी भी चीज से नहीं होता है। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने यह बोला कि जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी अपने सूचना का अधिकार यूज करना चाहता है, उसको यह भी बताना होगा कि वह ऐसा इस तरीके की सूचना क्यों चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं निवासियों को, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। देखिए ये एक एक्ट है, पूरा लंबा चौड़ा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें वैसे बता देता हूं, अनुसूचित जनजाति और जो भी परंपरागत जंगलों के जो आदिवासी जो निवासी हैं, ठीक है, उनके जो वन अधिकार हैं, उनसे संबंधित एक एक्ट आया था 2006 में। ठीक है, तो 2006 का ये एक्ट याद रखिएगा। इसके द्वारा ग्राम सभा सब जानते हैं गांवों में होती है, ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया कि वह वहां पर रह रही किसी कम्युनिटी, कोई इकलौता इंडिविजुअल, मतलब कि वहां पर रहने वाले लोगों के जो वन अधिकार हैं, तो इस बात को डिटरमाइन करना है। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया कि वह यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी या वहां के लोगों के इंडिविजुअल जो भी उनके वन अधिकार है, वनों को लेकर के अधिकार हैं, वह किस सीमा तक उनका संबंध प्रकृति से हो सकता है, मतलब कि किस सीमा तक वह वन अधिकार यूज अपने कर सकते हैं। मान लीजिए कि उनको इतने एक्सट्रीम फॉरेस्ट राइट्स भी नहीं दे सकते हैं जिससे कि नेचर को खतरा हो, तो उस सीमा का निर्धारण कौन करता है? ग्राम सभा के लोगों के, मतलब कि लोग और वहां की कम्युनिटी या कोई भी रहता है, उनको वन अधिकार जो दिए गए हैं वो किस सीमा तक होने चाहिए जिससे कि प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो। तो इस लिमिट को कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है? ऐसी कौन सी अथॉरिटी है? वह है ग्राम सभा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। देखिए अनुच्छेद 21 सब जानते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमंग ऑल द आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 21 जो कि भारत के संविधान का है, वह राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ की बात को लेकर के ही यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है, देखिए लोगों का एक अधिकार होता है कि उनको एक स्वास्थ्य भरा पर्यावरण भी होना चाहिए, और यह कहीं ना कहीं इंसान के जीने के लिए जरूरी है।
तो इसको राइट टू लाइफ से, जो कि आर्टिकल 21 में है, उससे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब आप इसको डीप एनालिसिस करेंगे या किया गया पहले जब भी, तो ये पाया गया कि लोगों के जीने के अधिकार में ही शामिल है कि उनको स्वस्थ पर्यावरण भी दिया जाए। तो इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया कि इसको देख रेख करने के लिए, टू कीप टेकिंग केयर, टू कीप ऑब्जर्विंग अबाउट द हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, तो 2010 में जो एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, ये बनाया गया, इसको याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था कि हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देनी है। हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब कि स्वस्थ पर्यावरण बने रहना चाहिए। इसके लिए अगर ये चाहें तो किसी की भी निगरानी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं। तो फाइनली ये था हमारा 18th लेक्चर। इससे पहले 17 लेक्चर्स मैं करा चुका हूं। आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां से आगे मैं 19th लेक्चर जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। वो किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस, द नंबर इज 9990544440। For more videos, stay tuned. My Legal Code. Thanks to subscribe. Good luck and bye bye.